A Thing of Beauty, the most beautiful poem given in your syllabus. ये पोम इतनी खूबसूरत है, जॉन कीट्स के द्वारा, जो कि एक रोमांटिक पोएट रहे हैं इंग्लिश में, उनके द्वारा लिखी हुई A Thing of Beauty। आज हम लोग एक छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ में इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आपके आने वाले हैं, और इसका सेंट्रल आइडिया भी देखेंगे। जो भी सीबीएसई के बच्चे होंगे वो अपनी फिगर ऑफ स्पीच के लिए जरूर बने रहें। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको ये सारा कंटेंट प्रोवाइड होगा इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। सो स्टार्ट करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं मैं शाहिद कमाल और आप सभी के, और उत्तर प्रदेश के इस यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल जय माधव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है आपकी पोम नंबर 3 अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि कंपोज्ड है जॉन कीट्स के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया वर्ड्स लिए हुए हैं, और इस पोम से आपको पता चलेगा कि एक ब्यूटीफुल चीज हमारी लाइफ में किस हद तक चेंजेस ला सकती है। जी हाँ, वी ऑल आर सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स एंड ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइडेड बाय गॉड। देखते हैं क्या क्या चीजें जॉन कीट्स ने इसके अंदर लिखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन साथ में आपको मिलेंगे। ये रहा आपका पहला स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 1। A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet forest and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। इस पोम में कोई रिदम आपको खास नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं उन्होंने शब्दों का जो चयन किया है इतनी खूबसूरती के तरीके से किया है कि आप देख पा रहे हैं पहले स्टेंजा में ही उन्होंने सबसे पहली लाइन ये लिख दी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मींस जो खूबसूरत चीज होती है उससे हमें क्या क्या मिल सकता है। वो क्या कहने, खूबसूरत चीज इज अ जॉय फॉर एवर मींस अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, अकॉर्डिंग टू पोएट, जो खूबसूरत चीजें होती हैं वो हमेशा के लिए जॉय देती हैं। इट विल नेवर गेट इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी नथिंगनेस में चेंज नहीं होती, मतलब दे विल नेवर बी यूजलेस। एक खूबसूरत चीज, चाहे वो खूबसूरत बच्चा हो, चाहे वो खूबसूरत माउंटेन हो, चाहे वो खूबसूरत हरियाली हो, चाहे वो खूबसूरती लड़की के अंदर हो, चाहे वो खूबसूरती किसी लड़के के अंदर हो, आपको हर एक खूबसूरत चीज अट्रैक्ट करेगी और हमेशा अट्रैक्ट करेगी जो वाकई में खूबसूरत है। और केवल ये जो फिजिकल अपीयरेंस है इसी खूबसूरती की बात नहीं है, वो अपीयरेंस जो हमें दिखाई भी नहीं देते। मींस ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप सिर्फ महसूस करेंगे एंड देन यू विल गेट बेनिफिटेड, यू विल गेट एंजॉयड, आप उसमें एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं। देखते हैं किन किन चीजों को उन्होंने खूबसूरत कहा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर, इसकी जो खूबसूरती है, प्यारापन है, वो हमेशा बढ़ेगा और ये कभी भी नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होगा। मींस इट विल नेवर गो इन वेन बट विल कीप अ बावर क्वाइट, बल्कि ये क्या करेगा, एक बावर देगा। बावर का मतलब होता है जस्ट लाइक अ शेड, शेड होता है जैसे कि अ प्लीजेंट शेड अंडर द ट्री, ट्री के अंदर जो हमें आराम मिलती है, धूप से छाया मिलती है, एंड वी फील रिलैक्स एंड वेरी प्लेजर, हम वहां पर जो प्लेजर या रिलैक्स महसूस करते हैं। इन द सेम वे अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑलवेज गिव यू अ ब्यूटीफुल थिंग क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट, जो स्लीप है, अगर खूबसूरत चीज को देख करके आप सो जाएं तो कितनी खूबसूरत नींद आती है। इन द सेम वे जब आप किसी खूबसूरत चीज को देखेंगे तो आपका दिन तो अच्छा गुजरेगा ही, रात में एक खूबसूरत सी नींद भी आएगी। खूबसूरत नींद आने का मतलब है खूबसूरत सपने। तो वो कहना चाह रहा है अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स है, हमारी नींदें भी स्वीट ड्रीम से भर जाती हैं, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, हमारी जो सांसें हैं बहुत ही अच्छी तरीके से चलती हैं, हमारी हेल्थ हमेशा स्वस्थ रहती है, मतलब हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमेशा अच्छे तरीके से सोएंगे, हमेशा अच्छे से आराम करेंगे, हम अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। बट वी शुड थिंक ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स वी आर सराउंडेड विद, जिन सारी चीजों से हम सराउंडेड हैं उन सभी के बारे में सोचिए, एंड ट्राई टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ देम, उनके इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करिए। यहां पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि लिखा है लवलीनेस, नथिंगनेस एंड पावर। हियर दिस इज फॉर यू, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। इस क्वेश्चन एंड आंसर का डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। अगर इस स्टेंजा के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन क्या बनेगा देख लेते हैं। आपके सामने हम इसे रफ कर देते हैं। ठीक, ये रहा आपके सामने वो क्वेश्चंस के आंसर। नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइंस। यूपी बोर्ड में अगर ये पोएम से पूछा गया स्टेंजा तो क्वेश्चंस बनेगा नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द लाइंस। इस लाइंस के पोएट कौन है और ये किस से ली गई है। द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी पोएट का पोएम का नाम या चैप्टर का नाम लिखिए उसको आप अंडर लाइन या फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। हमेशा याद रखिए, या तो इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा या तो इसे इन्वर्टेड कॉमा में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, द पोएट इज जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। वो कहते हैं
कैसे खूबसूरत चीज आगे हमेशा जो है जॉय फॉरएवर कहलाती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा जॉय फॉरएवर क्यों कहलाती है? वो कहती है थिंग ऑफ ब्यूटी द सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय। उनके अकॉर्डिंग ये एक तरह से कांस्टेंट जॉय होता है जो चीजें खूबसूरत होती हैं। अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय हमेशा याद रखिएगा, इसका आंसर एग्जैक्टली यही लिखिएगा। इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, इसकी जो खूबसूरती है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और ये कभी भी इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी ये नथिंगनेस में मतलब यूजलेस नहीं होती। नेक्स्ट आता है उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बावर? बावर का क्या मतलब होता है? अ बावर इज अ प्लीजेंट प्लेस इन द शेड, इन द शेड ऑफ अ ट्री। बस इतना आंसर आपको लिखना है, आगे के लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बावर जो है एक प्लीजेंट प्लेस होता है अंडर द ट्री, ट्री के नीचे जो छाया बनती है उसे बावर कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स पर्सन एनिमल्स फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, जाहिर सी बात है इट इज द वर्क ऑफ द शेड। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड? किस तरह की स्लीप होती है? सो ब्यूटीफुल स्लीप एंड फुल ऑफ स्वीट ड्रीम स्लीप। इट प्रोवाइड्स अस अ साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एक अच्छी नींद और एक खूबसूरत सपनों वाली नींद हमें प्रोवाइड करती है, हेल्थ एंड पीसफुल ब्रीदिंग। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट stanza. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. In spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy over darkened ways, made for us a searching, yes, in spite of all आगे कंटिन्यू करेंगे, बट इसको पहले समझ लेते हैं। देयरफॉर, और इसी वजह से हर एक सुबह, मोरो का मतलब होता है हर एक कल, यहां पर टुमारो का मतलब नहीं है, हर एक सुबह का मतलब है एवरी मोरो आर वी रेदिंग, वी आर मेकिंग, रेदिंग का मतलब होता है बुनना, एक दूसरे में पिरोना, उसे कहते हैं रेदिंग। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हर एक सुबह हम मालाएं बनाते हैं और इट सिंबलाइजेस दैट वी आर कनेक्टिंग आवरसेल्फ टू द अर्थ। अर्थ हैज एवरी ब्यूटीफुल थिंग्स, हमारी दुनिया में खास तौर से अगर हम अर्थ की बात करें, जिसके ऊपर हम चलते हैं, सोते हैं, जिसके ऊपर रहते हैं, उसके अंदर और उसके ऊपर हर तरफ खूबसूरती खूबसूरती भरी है, बट वी नेवर ट्राई टू फाइंड आउट। हर एक वस्तु, हर एक चीज में कहीं ना कहीं एक सुंदरता है। कहा जाता है ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर आइज, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। हमें कुछ चीजें खूबसूरत लगती हैं और कुछ नहीं लगती हैं। देखा जाए, द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरीथिंग इज द रियल ब्यूटी ऑफ इट्स, जो इंपॉर्टेंस होता है चीजों का वही उसकी रियल ब्यूटी होती है। हालांकि यहां पर केवल खूबसूरत चीजों के बारे में बताया गया है, जॉन कीट्स ने कहा है केवल हम उनके बारे में बात करेंगे जो कि खूबसूरत वाकई में है, और खूबसूरत का मतलब नेचर से है डायरेक्टली। तो हम हर सुबह अर्थ से बाइंड करने के लिए, अपने आप को बाइंड करने के लिए एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं। द फ्लावरी बैंड मीन्स अ गार्लैंड, गार्लैंड का मतलब होता है माला। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन दर्थ, की कमी होने के कारण के बावजूद, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मीन्स हमारी सैड फीलिंग होने के बावजूद, इवन हमारे सोसाइटी में इनह्यूमन क्वालिटीज वाले लोग बहुत हैं, मतलब जिनके अंदर मानवीय व्यवहार भी नहीं है, अमानवीय व्यवहार वाले लोग भी, हमारे दिन बहुत ही खराब होते हैं। इवन दो वी हैव हार्ड टाइम्स, इवन दो वी आर सैड एंड मोर्नफुल, बट ऑफ ऑल द इनह्यूमन दर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, इनकी कमी है नोबल नेचर्स की, ऑफ द ग्लूमी डेज, यहां तक कि हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसे दिन आते हैं जो ग्लूमी डेज कहलाते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, यहां तक कि हम सब कभी कभी अपनी लाइफ में बहुत ही गहरे और काले अंधकारमयी रास्तों से निकल रहे होते हैं। इन सब के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स द फॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट से, जो खूबसूरत चीजें भगवान ने बनाई, उन सारी चीजों को अगर हम सोच लें, इफ वी थिंक, इफ वी लुक एट देम एंड इफ वी ट्राई टू टच देम, देन ये डार्क इन वेज, ये डिस्पोंडेंस, ये सैड फीलिंग्स, ये मॉर्नफुल सिचुएशंस, ये सब खत्म हो जाएगी इफ वी लुक एट ब्यूटीफुल थिंग्स, इफ वी थिंक ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स। अगर हम खूबसूरत चीजों के बारे में सोचें, हमारी आत्मा चाहे कितना भी अंधकारमयी या डार्क हो गई हो, हमारी आत्मा चाहे जितनी भी मर चुकी हो, अगर हमें खूबसूरत चीजें दिखाई दे या उनके बारे में सोचे, उनके बारे में बात करें, इट गिव्स यू सम sort of pleasure, it gives you some amazing pleasure we cannot express in our words, हम उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। Such the sun, the moon, trees, old and young, यहाँ पर old and young एक साथ यूज किया गया है, तो आप इसे ऑक्सीमोरोन कह सकते हैं, या इसे आप एंटीथेसिस भी कहेंगे। तो अगर आप यूपी बोर्ड के तो आप इसे ऑक्सीमोरोन मान सकते हैं, बिकॉज ओल्ड
and young both are oxymoron, दोनों एक दूसरे के opposite हैं, where the two opposite words put together or ideas put together you are generally considering it as an oxymoron. आप इसे oxymoron टिक कर लीजिएगा. old and trees sprouting a shady boon for simple sheep. simple sheep यहां पर देखो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, SS है, this is the alliteration. and such are daffodils. अब वहां पर कुछ खूबसूरत चीजों के बारे में पोएट ने बताया, और वो क्या क्या है. अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स मेंशन्ड बाय द पोएट इन द पोएम, पोएम में किस ब्यूटीफुल चीजों के बारे में पोएट ने लिखा है, सो आप कहेंगे द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग sprouting a shady boon for a simple sheep and such are daffodils. daffodils के flowers with the green world they live in, जहां पर वो रहते हैं, and clear rills, और साथ ही साथ clear rills के बारे में लिखा है. all these are even, ये तो बहुत ही कम है, दुनिया में हजारों लाखों चीजें हैं जो नेचर ने प्रोवाइड करी हैं, बहुत खूबसूरत. खास तौर से उन्होंने जो उनको लगा पोएट को उन्होंने मेंशन किया. क्लियर रिल्स का मतलब होता है छोटी छोटी जो पानी की नहरें होती हैं, that for themselves a cooling covert make. और ये जो छोटी छोटी नहरें हैं, यहाँ पर रहने वाले जो सिंपल शीप हैं, ये जो जानवर हैं, इनके लिए एक तरह से कूलिंग कवर्ड क्रिएट करते हैं. कूलिंग कवर्ड मतलब ठंडा स्पेस या ठंडी जगह. जंगलों के बीच में जो बुशेस होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं के बीच में छोटी छोटी नहरें पानी की जब जाती हैं. जस्ट इमेजिन द सीन व्हाट जॉन कीट्स वांट टू क्रिएट इन योर माइंड. आपके दिमाग में वो सीन क्रिएट करना चाहते हैं. यू आर पासिंग बाय और अलोंग साइड द वुड्स. अगर आप जंगल के किनारे जा रहे हैं, सब आप देखते होंगे दोनों तरफ एक झाड़ियां या लंबे लंबे पेड़ अगर आपने देखे, ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े बड़े, उसके अंदर जो जानवर हैं वो कहीं कोने में छुपे हुए हैं. और अगर आप दूर से उस व्यू को देखें, then you will experience such a tremendous experience and pleasure that time. Again the hot season. ये जो छोटी छोटी रिल्स हैं, ये गर्म सीजन में हमें ठंडापन महसूस कराती हैं, हमें कहीं ना कहीं शांति प्रदान करती हैं. जब आप गर्मी से परेशान होते हैं, जिस तरह से आसमान से बादलों से पानी की उम्मीद की जाती है, उसी तरीके से वो जानवर जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए क्रिएट कर रखा है भगवान ने या नेचर ने पहले से ही कि उनके लिए छोटी छोटी नहरें बना दी जाए, ताकि जब कभी भी हॉट सीजन की वजह से या सनरेज ज़्यादा होने की वजह से इन्हें गर्मी लगे तो इन ठंडी नहरों से ये अपने आप को ठंडा कर सके. The mine forest break and rich with a sprinkling of far musk rose blooms. इन्हीं के बीच में और बहुत ही खुशबूदार, जिन्हें मस्क रोज कहा जाता है, जिसे मस्क बहुत ही ज़्यादा, जब आप उसके पास जाएंगे आप देखेंगे तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं इतनी ज़्यादा खुशबू स्प्रिंकलिंग करते हैं, इतनी ज़्यादा फैलाते हैं इसकी खुशबू, उसका कोई जवाब ही नहीं. मस्क एक तरह का फूल. मस्क रोज ब्लूम्स, इन्हीं के बीच में मस्क रोज भी खिलता है. अब इनसे संबंधित अगर क्वेश्चंस की बात करें, पीछे वाले पे हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं करे थे, तो आप क्वेश्चन देख लें बेटा. तो क्वेश्चन है आपका, एंड हियर दीज आर द आंसर फॉर द क्वेश्चन. नेम द पोएट. अगेन वही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए फिर से, तो आप इसे दोबारा लिखिएगा. एंड व्हाई आर डिस्पोंडेंट, व्हाई आर वी डिस्पोंडेंट, हम डिस्पोंडेंट क्यों रहते हैं, उदास क्यों रहते हैं. सो वी पोजेस द इविल क्वालिटीज, क्योंकि इंसान ने इसके अंदर हमेशा इविल क्वालिटीज भरी रहती हैं ऑफ मैलाइज. मैलाइज का मतलब होता है नफरत, मतलब ईर्ष्या, मतलब जेलसी. एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराशा. निराशा और जलन की वजह से हम उदास रहते हैं. वी सफर फ्रॉम द लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज, और हम सभी के अंदर नोबल क्वालिटीज की बहुत हद तक कमी है. एंड दैट इज व्हाई वी फील डिस्पोंडेंट, और इसी वजह से हम उदास रहते हैं. डिस्पोंडेंट का मतलब उदास होना. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि व्हाट रिमूव्स द फॉल फ्रॉम द डार्क स्पिरिट्स. जो हमारा डार्क स्पिरिट है उसका जो पर्दा है, फॉल का मतलब कवरिंग, वो कौन गिराता है. सम ब्यूटीफुल शेप्स और थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द फॉल ऑफ सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स. और स्पिरिट्स, हमारे हार्ट्स, हमारी आत्माओं से वो जो फॉल है, वो जो कवरिंग है, हमारी आंखों के सामने जिस तरीके से कवरिंग हो जाती है, हमारे हार्ट के सामने उस तरह कवरिंग हो जाती है. इफ वंस वी गो होपलेस, देन टू बी होपफुल इज वेरी टफ टास्क. एक किसी इंसान के लिए निराशावादी हो जाना, उसके बाद फिर वो आशावादी हो, ये बहुत ही मुश्किल होता है. इस वजह से हमेशा याद रखें, when you are hopeless, so think of the beautiful objects, you will get the confidence, and the confidence always move you forward. कॉन्फिडेंस ऑलवेज मोटिवेट यू. जो कॉन्फिडेंस होगा तब आप मोटिवेट होंगे, और यही मोटिवेशन एक तरह से लेसन है इन ब्यूटीफुल चीज़ों का, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट का, जो भगवान ने हमको प्रोवाइड करी.
क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट आर वी डूइंग एवरी डे, हम रोज सुबह क्या करते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई में भी आया है और यूपी बोर्ड में भी। वी आर वीविंग, वीविंग का वही मतलब है जो रीडिंग का मतलब है, वेविंग, और रीविंग इसका मतलब मेकिंग। वी आर वीविंग अ फ्लावरी रेड टू बाइंड अस टू द ब्यूटीफुल थिंग्स और ब्यूटी ऑफ नेचर और ब्यूटी ऑफ अर्थ। चाहे आप यहाँ पर नेचर लिखें, चाहे अर्थ लिखें, कुछ भी लिखें, या ब्यूटीफुल लिखें या ब्यूटीज लिखें, तो हम यहाँ पर रोज सुबह एक गार्डन, एक माला बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा पर अगर आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट रिमूव्स द पाल फ्रॉम द डार्क स्पिरिट। रिपीट है क्वेश्चन, व्हाट इज स्प्राउट्स द शैडी बून फॉर द शीप एंड हाउ डू डैफोडिल्स एंड रिल्स एनरिच द एनवायरनमेंट। किस तरह से डैफोडिल्स जो फ्लावर्स होते हैं वो, और जो क्लियर रिल्स हैं, साफ पानी के जो छोटी छोटी नहरें हैं, वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को एनरिच करती हैं। व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक इन। चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। So here the answer of the question, some beautiful shapes or thing, जो कि repeated है। क्वेश्चन नंबर बी पे कह रहा है what is sprouts the shady boon for sheep and how। sheep के लिए ये जो shady boon है वो कौन बनाता है। old and young trees sprout to make a green covering, एक तरह से जो पुराने या नए जो भी पौधे या पेड़ हैं वो एक तरह से कवरिंग करते हैं। स्प्राउट टू मेक अ ग्रीन कवरिंग, इट प्रोवाइड्स अ ब्लेसिंग फॉर सिंपल शीप, ये एक तरह से शीप के लिए ब्लेसिंग का काम करते हैं। एज इट सर्व देम एज अ शेल्टर, क्योंकि ये पेड़ ही हैं ये जहां पर वो एक तरह से घर बनाकर रहते हैं ये सारे ही जानवर। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डू डैफोडिल्स एंड रिल्स एनरिच। डैफोडिल्स ब्लूम अमंग द ग्रीन सराउंडिंग, जो डैफोडिल्स हैं वो हरियाली में खिलते हैं, और जब वो खिलते हैं द रिल्स और स्मॉल स्ट्रीम, जो छोटी छोटी नहरें हैं पानी की, क्लियर वाटर की, मेक अ कूलिंग शेल्टर फॉर देमसेल्व्स अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो ये जो छोटी छोटी ठंडी पानी की नहरें हैं ये हॉट सीजन के अगेंस्ट उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, एंड दे गिव कोल्डनेस, ये उनको ठंड प्रदान करती हैं उस गर्मी से। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक इज मेड रिच बाय द ब्लूमिंग ऑफ ब्यूटीफुल मस्क रोज, फॉल, ब्लूम, रेल्स एंड कवर्ड। चलिए ये ऑप्शन नंबर ये डी कहां से कर दिया है, कोई मतलब नहीं है इसका, इसको कट कर लीजिएगा। ठीक, so let's move on to the last stanza of this poem. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, and my lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. लास्ट पैराग्राफ भी कई बार पूछा गया है तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा बेटा। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स, जो डूम्स का ग्रैंड्योर। अब यहाँ पर ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। ग्रैंड्योर का मतलब वैसे शान होता है, डूम्स का मतलब होता है कब्र। डूम्स का मतलब जो आपने मकबरे देखे होंगे उसके ऊपर जो एक गोला टाइप का बना होता है उसे हम कहते हैं डूम्स। कह रहा है एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, जिस तरीके से अभी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के बारे में लास्ट स्टेंजा में बात करी, इन द सेम वे the poet wants to say that the only living things or the things that we can observe with our eyes cannot only give you the beautiful things, cannot give you the pleasure of beauties। सिर्फ वही चीजें आपको खूबसूरती नहीं प्रदान करती, केवल वही चीजें आपको आराम नहीं देती, बल्कि even there are some stories, some monuments, some domes also provide you the pleasure of peace, the pleasure of beauties। खूबसूरती के जो प्लेजर है या पीस का जो प्लेजर है या नेचर का जो प्लेजर है, यहां तक के कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे मकबरे, कुछ ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं जो आपको उसी तरीके से एक सुकून, शांति और खूबसूरती प्रदान करेंगे। इट गिव्स यू प्लेजर। तो ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। अगर हम उन माइटी डेड के बारे में सोचे, द माइटी डेड मींस द पीपल हु हैव डाइड इन सच अ वे व्हिच वर ग्रैंड। मींस अगर राणा सांगा की बात की जाए, अगर महाराणा प्रताप की बात की जाए, तो उन्होंने अपनी शौर्य, अपनी शान इतनी ज्यादा रखी और हमेशा अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। तो एक तरह से ये पूरी दुनिया को मोटिवेशन दे गए कि कभी झुको नहीं, हमेशा लड़ते रहो और अंतिम सांस तक लड़ो। सो these are the mighty deeds which provide us the motivation to move forward in our life, and these are the beauties of such mighty deed। ये जो mighty deed है इनकी यही beauties है that they are motivating us to move forward। This story help us not to be ever lose ourselves। कभी भी हम अपने आप को लूज ना करें, even we should never be hopeless। When we think of such stories, when we think of such mighty dead, then we will get motivated ourselves।
सो लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, वो खूबसूरत कहानियां जो हमने कभी सुनी या हमने कभी पढ़ी। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, वो एक तरह से एंडलेस माउंटेन, एंडलेस फाउंटेन की तरीके से, विच हैव नो लिमिट, विच हैव नो एंड, दैट इज कॉल्ड द एंडलेस फाउंटेन। वो हमारे ऊपर ड्रिंक की तरीके से बहता रहता है, पानी के तरीके से बहता रहता है। एंड पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और कहां से? हेवंस ब्रिंक, आसमान से एक नहर की तरीके से ऊपर से हमारे ऊपर बरसाया जाता है और हमें मोटिवेट करता रहता है। फिर चाहे वो मरा हुआ कोई व्यक्ति हो, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे वो स्टोरीज हो, चाहे वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हो, एवरीथिंग हैज इट्स ब्यूटी। इन सारी चीजों के साथ पोएट ने इस पोम को खत्म किया। होप सो दैट यू गॉट टू नो एक्चुअली व्हाट जॉन कीट्स वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। अब अगर इस स्टेंजा के ऊपर क्वेश्चन आंसर पूछे जाएं आपसे, सो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? लेट्स सी। नेम द पोएम, अगेन वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ग्रैंड्योर ऑफ द डूम किसे कहते हैं? व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन दीज लाइंस एंड व्हाट इमेजेस डज द पोएट यूज इन दिस लाइन? क्या इमेजेस यूज करी है, क्या क्या चीजें यूज करी है? लेट्स सी द आंसर ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस क्या है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी से करेंगे। द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स क्या कहता है? द मैग्निफिसेंस दैट वी इमेजिन फॉर अवर माइटी डेड, जो हमारे माइटी डेड हैं, शक्तिशाली वो लोग जो खत्म हो गए, द वे दे डाइड, द वे दे लेफ्ट दिस वर्ल्ड, जिस तरीके से, जिस शान से वो इस दुनिया से गए। सो मैग्निफिसेंस दैट वी इमेजिन फॉर अवर माइटी डेड फोर फादर ऑन द डूम्स डे, ये है द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, इनको कहा गया। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन? सो द लवली टेल्स ऑफ माइटी मेन आर मेंशन इन दीज लाइंस, इसमें लवली टेल्स को मेंशन किया गया इन सभी लाइंस में। एंड द पोएट यूजेस द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, उसने किस इमेज को किया? यहाँ पर एक्चुअल में इमेजरी एक तरह की फिगर ऑफ स्पीच होती है। सो द इमेज ऑफ एंडलेस फाउंटेन इमॉर्टल ड्रिंक, जब ये बात आपसे कही गई तो आपके दिमाग में शायद ऐसे बहता हुआ पानी आपके नजर में, आपकी आंखों में आ गया होगा कि ये आसमान है, आसमान से नीचे नीचे पानी ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये एक तरह से कहा गया दिस इज इमेजरी, ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। यूपी बोर्ड में इसको नहीं पूछा जाता, यूपी बोर्ड में 7 फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती हैं केवल। आपके सीबीएसई में कोई भी फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेगा, कम से कम 20-25 फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेड पूछी जाती हैं। सो ये रहे इसके क्वेश्चन एंड आंसर। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे इसके फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर, एक एक करके देख लीजिए। तो एलिट्रेशन कई जगह यूज हुआ है, यहाँ पर जैसे मेंशन है स्लीप में एस और एस आ रहा है, उसी तरीके से ये रिपीटेशन है, तो इसे आप एलिट्रेशन कहेंगे। व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इन अ कंसेक्यूटिव वर्ड्स, जब दो बराबर से वर्ड्स लिखे हों और उसमें पहला लेटर समान हो तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। मेटाफर, ये यूपी बोर्ड के लिए भी है मेटाफर। यहाँ पर बावर को जो है कंपेयर किया गया, बावर इज अ शेड जस्ट लाइक द शेड प्रोवाइडेड बाय द ट्री, जिस तरह से ट्री जो है हमें प्रोवाइड करता है एक बावर, उसी तरीके से ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स भी हमें एक तरह से शेड प्रदान करते हैं, एक तरह से छाया प्रदान करते हैं, जिस तरह से ट्री, जिसे हम बावर कहते हैं, बावर एक शेडी शेल्टर को कहा जाता है जो कि हमें पेड़ के नीचे रहने पर मिलता है। उसी तरीके से जो खूबसूरत चीजें हैं वो हमें प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर बावर को उस खूबसूरत चीजों के द्वारा दी गई शेड से कंपेयर करने की वजह से मेटाफर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा है, जहां पर सेम वर्ड से ही आपकी 2 लाइनें स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर ऑफ नोबल नेचर, ऑफ ऑन अनहेल्दी इमेजरी क्रिएटिंग अ सेंसरी इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। इमेजरी का मतलब ही हो गया कि आपके माइंड में, आपकी आंखों में, आपके ब्रेन में इमेज क्रिएट करना, एक पिक्चर क्रिएट करना। उसने कई बार पोएट ने यूज किया, जैसे अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, जिस तरह से एक लाइन है एग्जांपल में लिखा हुआ अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस। तो आपसे जब ये बात कही गई तो आपको आपके दिमाग में, आपकी आंखों में एक गार्लैंड आ गया होगा कि हाँ, माला जैसे बनाई जाती है। उसी तरीके से लास्ट में जो है क्लियर रिल्स, वहां पर उसने कहा है तो क्लियर रिल्स आपके दिमाग में आई होगी। उसी तरह से ब्रिंक के बारे में कहा है लास्ट वाली लाइन में कि ऊपर से आसमान से जो है एक फाउंटेन बह रहा है, तो आपके माइंड में एक फाउंटेन बन गया होगा और इसे इमेजरी कहा जाता है। नेक्स्ट है इनवर्जन, द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज रिवर्स्ड। आर वी रेडिंग, जब कभी भी हम उल्टा सेंटेंस लिखें, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो ना करते हुए वर्ब को फिर सब्जेक्ट को लिखा जाए, तब ये इन्वर्जन एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, इसे इन्वर्जन कहा जाता है। एंटीथेसिस, जिसे हमने ऑक्सीमोरोन कहा है, सो अपोजिट वर्ड्स प्लेस टुगेदर ओल्ड एंड यंग, तो इसे आप एंटीथेसिस भी कह देते हैं और कहीं कहीं पर इसे ऑक्सीमोरोन भी लिखा हुआ है। बोथ आर सेम। लेट्स मूव ऑन टू द सेंट्रल आइडिया। अब इसके ऊपर सेंट्रल आइडिया देखेंगे। इसका सेंट्रल आइडिया है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट
शॉर्ट ऑफ इट, एंड इसको आप रिपीट करें, प्रैक्टिस करें, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम। यूपी बोर्ड में आपका सेंट्रल आइडिया 4 मार्क्स का आने वाला है और 6 मार्क्स के आपके 3 स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सो होप सो आप सभी के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगी। सो चलिए आज के इस वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके ये पूरी वीडियो आपके 10 मार्क्स आपको दिलाए। वैसे 10 मार्क्स में आपके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस कंफर्म है कि आपके 2 सेट में कम से कम अ थिंग ऑफ ब्यूटी से क्वेश्चन आंसर जरूर पूछे जाएंगे। सेंट्रल आइडिया की आप प्रैक्टिस करते रहिए। सेंट्रल आइडिया में केवल और केवल उन बातों को लिखिए जो कि उस पोएम में मेंशन है अपनी लैंग्वेज में। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।